सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क काफ़ी आसान सी चीज़ है बच्चों। अब हम इसमें टॉर्क पढ़ेंगे तो टॉर्क एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ना बच्चों कि अभी तक हम फोर्स लगा रहे थे तो चीज़ें चल रही थी, है ना। जैसे हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा दे तो वो ऑब्जेक्ट चलने लगा था, मोशन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट घूमने लगती है। ये चीज़ समझना होगा यहाँ, है ना। तो अगर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट घूमने लगे, है ना, कोई चीज़ नाचने लगे, घूमने लगे, तो समझ जाइए कि वहाँ पे टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क कुछ है नहीं, फोर्स नहीं लगता है वहाँ पे, बट फोर्स का एक अलग फॉर्म है जिसको टॉर्क बोल देते हैं। जो फोर्स ऑब्जेक्ट को चला घुमाने में मदद करता है वो टॉर्क हो जाता है, और जो चलाने में मदद करता है तो फोर्स ही रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे नट है। नट आपने देखा होगा ना, आपके घर अगर कल होगा, है ना, ऐसा सामान तो होगा ही, नट वगैरह कहीं पे कसा रहता है, तो उसको खोलने के लिए एक रिंच की जरूरत पड़ती है ना। ये रिंच है, तो रिंच पे फोर्स लगाना ही तो पड़ता है ना। जैसे यहाँ भी एक रिंच से खोल रहे हैं इस नट को, तो फोर्स ही तो लगाना पड़ता है। यहाँ एक पूरा खुद सा आदमी है ये भी यहाँ पे इतना दूर से इस पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स ही तो लगा रहा है अपने तरफ, देखिए ये अपने हाथों से इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है ताकि ये नट खुल जाए। तो कर क्या रहे हैं हम लोग बच्चों, टॉर्क में कुछ कर नहीं रहे हैं। टॉर्क कुछ है नहीं, बस हम फोर्स लगाकर चीजों को घुमाने की कोशिश करते हैं, है ना, वही करते हैं। ठीक है, देखिए बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि टॉर्क रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। वही बोल रहा है बच्चों कि यहाँ पर रोटेशनल मोशन में मदद करता है। जो फोर्स मदद करता है उसके रोटेशनल मोशन को चेंज करने में, उसको टॉर्क बोल दिया जाता है। ठीक है, बहुत आसान है। टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, टाउ से, है ना, ऐसे बोल देते हैं टाउ। ठीक है, काफ़ी आसान है। यहाँ पे चीज़ें ये चीज़ समझना है कि बच्चों फोर्स तो हम कहीं पे लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये नट है, ठीक है, इस नट के लिए हम फोर्स तो इस ए पॉइंट पे भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, इस बी पॉइंट पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा सकते हैं कि नहीं। हम तो फोर्स कैसे भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे लगा दिया, इस पॉइंट पे लगा दिया। बट अगर मैं किस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं कि वहाँ पे बहुत आसानी से ये नट खुल जाए, है ना। जो हमें तो आसानी से ही खोलना है ना, तो ए पॉइंट पे लगाएंगे तो आसानी से खुलेगा नहीं, खुलेगा। देखेंगे आप, अगर देखे होंगे जो दरवाजे होते हैं, जो आप दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा में जो जहाँ पे पकड़ कर हम बंद करते हैं या खोलते हैं ना, वो हमेशा उस दरवाजे के किनारे में होता है। वो दरवाजे के हिंज पॉइंट पे नहीं होता। हिंज मतलब जहाँ से वो नच रहा है, जहाँ से देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे खुल रहा है ना बच्चों, ऐसे ऐसे। तो इस पॉइंट पे कभी नहीं वो धरने वाला लगाया जाता है ना बच्चों, क्योंकि वहाँ पे लगाएंगे तो कितना भी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे ना तो जल्दी घूमेगा नहीं। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम कहाँ पे लगा रहे हैं, कितना दूर लगा रहे हैं। जो जहाँ पे जो खोलना है उस पॉइंट से हम कितना दूर फोर्स लगा रहे हैं, ये भी ज़रूरी है जानना। अब समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि टॉर्क सबसे ज़्यादा जनरेट कब होगा, जब हम दूर पॉइंट पे लगाएंगे। मतलब ये समझ में आ गया कि जब फोर्स दूर लगता है, जिस पॉइंट को खोल रहे हैं उससे दूर लगता है, तो टॉर्क ज़्यादा जनरेट होता है। ये समझ में आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाता जाऊँ तो ये टॉर्क भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों। यहाँ पे तो फार्मूला भी लिख दिया। फार्मूला एक्चुअली में ऐसे आता है कि टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स भी, फोर्स बढ़ाएंगे तो टाउ बढ़ेगा, और टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी है। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू आ जाता है के टाइम्स ऑफ एफ टाइम डी, है ना, एफ इंटू डी आ जाता है ना बच्चों। तो के का कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 रख देते हैं तो एफ टी आ जाता है। बेसिकली यही है, ठीक है। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँ, यहाँ से ये डिस्टेंस इतना दूर कर दूँ, ये हाथ यहाँ पे लगा रहा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हैं इतना ही और डिस्टेंस बढ़ा दिए तो ये जल्दी खुल जाएगा बच्चों, है ना। डिस्टेंस बढ़ा दिए तो ये भी तो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरीक़ा से फोर्स भी बढ़ा दिए, यहीं पे है लेकिन फोर्स इस पर और ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और ज़्यादा कस के दबा रहे हैं, फिर भी ये टॉर्क बढ़ेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टाउ इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ डी में कैसे रिलेशन वेरी करता है। और ये परपेंडिकुलर है बच्चों, है ना, ये परपेंडिकुलर। एक्चुअली मैं आगे बताऊंगा कैसे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यही है टॉर्क बच्चों, और कुछ नहीं। चीज़ों को खोलना, घुमाने में मदद करना, है ना। देखिए टॉर्क पे एक अच्छा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम फोर्स ले रहे हैं और डिस्टेंस ले रहे हैं। ये डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी का काम करता है, ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी का काम करता है, और ओवरऑल वेक्टर ही आता है। And its direction is determined using the right hand thumb rule. Okay, it's always perpendicular to the plane of the rotation of the body. Okay. देखिए यहाँ पे जो हमने फोर्स लिखा, जो मैंने टॉर्क लिखा, टॉर्क वो F और R लिखा था, मतलब डिस्टेंस D लिखा था, ये वाली R डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये ठीक है।
लेकिन पता है ये एफ परपेंडिकुलर है तभी हम ये लिख पा रहे हैं। देख रहे हैं एफ और ये आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर ही तो है, ऐसे फोर्स लगा रहा है और ये आर डिस्टेंस इधर की तरफ है ना सिंपल बच्चों। तो आपस दोनों 90 डिग्री तो कौन बना रहा है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे साइन 90 ही तो होगा, तभी तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये टॉर्क जो है ना वो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ होता है। सॉरी, आर परपेंडिकुलर तो अभी है, लेकिन कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर हो सकता है ना बच्चों। क्योंकि हम जो अभी बताया आपको वहाँ पे हमेशा हमने फोर्स परपेंडिकुलर ही लगाया है, देख रहे हैं हम एकदम हाथ को सीधा करके लगाया है, और डी ऐसे है ना, देखिए फोर्स ऐसे और डी ऐसे है ना बच्चों। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है बच्चों। ओके, तो दोनों का 90 है, तो एफ डी और साइन 90 करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 तो 1 ही हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा रहता है, 1 से गुना किया हुआ है जो दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली में अगर हो सकता है ये फोर्स किसी एंगल पे लग जाए ऐसे करके, ये एंगल हो जाए कुछ, है ना, तो एंगल हो जाए तो कैसे करेंगे, एफ डी साइन थीटा कर देंगे। अरे समझ में, इसका मतलब क्या हो गया, एफ क्रॉस डी हो गया। लेकिन बच्चों एफ क्रॉस डी नहीं लिखते हैं, डी क्रॉस एफ लिखते हैं, है ना, इसमें माइनस फिर लगाना पड़ेगा अगर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों, तो उसमें डायरेक्शन भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये डी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं एफ वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एफ वेक्टर में, तब हमारे पास टॉर्क आता है पॉजिटिव में। और नेगेटिव लेंगे अगर एफ क्रॉस डी करेंगे तो नेगेटिव ऑफ टॉर्क आ जाएगा। ये बस कन्वेंशन है, हमारे मानने का तरीका है, इसमें कोई ऐसा बताना नहीं है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मानने का तरीका है बच्चों, हम जैसे मान रहे हैं वैसे ठीक है, वैसे भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कन्वेंशन चला आ रहा है उसके हिसाब से करेंगे तो आपको जल्दी सीखना पड़ेगा ना बच्चों, जल्दी सीख लेंगे। हम खुद से अगर अपना नियम बनाते रहे तो बच्चों वैसे आपको दिक्कत होगा, है ना, तो उतना हमें करना नहीं है, सीखना है चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो मैं ये बता रहा था बच्चों टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आपको पता चल गया ना बच्चों टॉर्क कैसे आया, टाउ जो है वो आया है, एफ और आर आया था, ठीक है, और एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर था, है ना बच्चों, एफ यहाँ पे क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर था, ये बोलना नहीं है। ओके, लेकिन हो सकता है कहीं पे एफ परपेंडिकुलर ना हो, तब क्या करेंगे बच्चों, तब टाउ लिखेंगे आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ लिखेंगे। ओके, तो बोल रहा है कि इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। अब बच्चों यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने वेक्टर में बताया था कि वहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, तभी तो हमें उसका फाइनल डायरेक्शन मिलता है। अगर मुझे टाउ का डायरेक्शन चाहिए, टॉर्क का डायरेक्शन चाहिए, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं, आपको बताने के लिए मैंने एक प्लेन ले लिया, समझिए ना, एक पेपर का पेज है ना, एक प्लेन है, यहाँ पे आर वेक्टर दे दिया है, यहाँ पे एफ वेक्टर दे दिया है, ये दोनों के बीच का एंगल कुछ थीटा है। तो अब देखिए ये दोनों प्लेन में है बच्चों, है ना, ये दोनों प्लेन में है, ये आर वेक्टर भी प्लेन में है, एफ वेक्टर भी प्लेन में है। तो अगर मैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करूँ, देखिए हमें आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर के साथ, तो पहले आर वेक्टर आएगा, तो आर क्रॉस एफ करेंगे, आर पे चारों उंगलियां रखेंगे, आर क्रॉस एफ, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, करिए खुद से, राइट हैंड थंब रूल से बच्चों, है ना, आर क्रॉस एफ करेंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है अंगुलियाँ, तो अंदर की तरफ आएगा, ये आ जाएगा टाउ, ठीक है बच्चों। ये कैसे हुआ आपको ये समझ में बिल्कुल सही तरीका से आना चाहिए। देखिए ये प्लेन है, मतलब पेज है ना, जिस पेज पे हम लोग लिख रहे हैं, और ये क्या है ना, पेज के ऊपर है, मतलब पेज के नीचे है बच्चों, मतलब इस पेज से हटा हुआ है, मतलब 3D में आ गया, समझ रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन मान लेते, ये वाई डायरेक्शन, तो ये जेड में है ना, बिल्कुल उस प्लेन में नहीं है, प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे है। तो यहाँ पे तो प्लेन से नीचे आ रहा है, क्योंकि आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। तो ये दोनों तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अब लिख दिए। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू जो होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। अब क्लियर होगा बच्चों आई थिंक, है ना। और ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो आया है ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन आया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन में है ही नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ये चीज़ समझना है। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से तो हमने बता दिया, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, क्योंकि बच्चों इस यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस प्लेन में जो भी फोर्स लगा होगा उसके कारण रोटेशन हो रहा होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो मिलेगा हमें वो आएगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। ये इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, आगे और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। ओके, देखिए बच्चों आ जाएगा समझ में, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बोल रहा है कि टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, अभी जो बताया ना बच्चों, एक्सियल वेक्टर वही तो होता है,
प्लेन के परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ये प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन में वेक्टर दे दिया है दो, आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो आता है ना, ये पूरा प्लेन है, प्लेन के ही परपेंडिकुलर वो टॉप हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर है। जो वेक्टर प्लेन में ही नहीं हो वो एक्सियल वेक्टर हो जाता है ना, इस दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, है ना, ऊपर के नीचे की तरफ है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे टॉर्क जो है एक्सियल वेक्टर की तरह काम करता है। और ये दोनों क्या है, आर वेक्टर और ए वेक्टर क्या है, ये है प्लेनर वेक्टर बच्चों, ये दोनों प्लेनर वेक्टर है, मतलब प्लेन वाले वेक्टर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या बोल रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लेते हैं कि मैंने दो एक्सिस बना दिया, एक सेकंड, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे ऑरिजिन है, ठीक है। ये ऑरिजिन से किसी भी डिस्टेंस डी पे, मतलब कि यहाँ पे ये डी डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है इस तरीका का, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, तो बताना है ये पॉइंट आपको पास पी दे दिया है। फाइंड, इस टॉपिक पे मैं अभी आता हूँ, पहले ये देख लीजिए, है ना। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, इसी चीज से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो बताना है यहाँ पे कि पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसी में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये एंगल मुझे दिया हुआ है, तभी तो हम बता पाएंगे, है ना बच्चों। ये डी वेक्टर जो है ऐसा है, ठीक है। और हमें एंगल यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, एंगल जो दिया हुआ है, ये एंगल मुझे थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये फोर्स जो है ना, इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है ना बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये फोर्स, ओके। और ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये डी वेक्टर दिया हुआ है, ओके। हमें ये सब पता चल गया, तो अब हम बता नहीं सकते हैं, हमने पढ़ा है कि, तो ये जो एंगल आगे की तरफ हमने बढ़ा दिया, तो ये भी एंगल तो थीटा ही होगा बच्चों। देखा जाए तो ये डी वेक्टर जो ऐसे जा रहा है, क्योंकि ऑरिजिन से लेते हैं ना, तो ऑरिजिन से डी वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर इसको वेक्टर को तो हम आगे बढ़ा ही सकते हैं एंगल के लिए, तो आगे की तरफ बढ़ा दिया तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा आ गया, ओके। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा आ गया, तो आप नहीं बता सकते हैं कि जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी क्रॉस एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं डी एफ ऑफ साइन ऑफ थीटा, ओके। इसे तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं बच्चों, यही टॉर्क हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, एक परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाएंगे तभी तो उससे मैक्सिमम टॉर्क आएगा। वो क्यों आएगा मैं अभी बताता हूँ। जैसे ये फोर्स है ना बच्चों, ये फोर्स है, तो इसका दो कंपोनेंट मान लेते हैं ना, एक कंपोनेंट इसके साथ एफ कॉस थीटा और एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, करते हैं बच्चों, है ना। तो एफ का इधर आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट, इधर मान लेते हैं कि आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप एफ का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, आर का भी कंपोनेंट ले सकते हैं। आर मतलब डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, डी कॉस थीटा, यहाँ पे डी साइन थीटा, है ना बच्चों। दोनों में से कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं। पहले हम डी का ले लेते हैं, देखिए पहले डी का ले लेते हैं। ये जो डी वेक्टर है, तो डी के इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा और डी के इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। अरे समझ में, अगर हम डी का कंपोनेंट लेना चाहें तो यही तो होगा, ये और ये। अगर हम एफ का कंपोनेंट लेना चाहे तो एफ कॉस थीटा ये आ जाएगा और एफ ये परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा आ जाएगा, है समझ में। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोला जाए तो इसका कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या होगा वो बताना होगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल ले लेंगे। अगर कहीं पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस बोला जाए तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, है समझ में। ठीक है, किसी एक का ले लेंगे तो वो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को बता देगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब ये पता चल गया। तो अगर मैं फोर्स को भी एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से फोर्स को हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, फोर्स को हमने एक्सटेंड कर दिया। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये फोर्स ये कंपोनेंट है और ये डिस्टेंस ये कंपोनेंट है, तो दोनों के बीच के यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कंपोनेंट फोर्स का है और ये कंपोनेंट ये भी तो एक कंपोनेंट है ना डी का दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये।
तो इसके वजह से तो 90 डिग्री आ गया, और इसके वजह से क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल ये वेक्टर 0 डिग्री है। तो इन दोनों की वजह से टॉर्क आएगा ही नहीं, टॉर्क आएगा इसके वजह से, है ना बच्चों, इसके वजह से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। तो डी जो था उसको हम डी वेक्टर को नहीं लिख सकते हैं, डी कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस डी साइन ऑफ थीटा जे कैप, क्योंकि हमने कंपोनेंट ले लिया। तो अब हमें फोर्स को देखना होगा, फोर्स कैसे है बच्चों, फोर्स यहाँ पे कैसे है, फोर्स देखा जाए तो फोर्स कैसे है, अगर देखें यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे आप फोर्स देखेंगे, फोर्स बस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो वेक्टर से हम लोग कर देंगे ऐसे, फोर्स का डायरेक्टली हम वैल्यू तो कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, फोर्स बस एफ दिया हुआ है, ठीक है। उसका डायरेक्शन हम डायरेक्टली यहाँ पे देख कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है उसके वजह से हम करते हैं। देखिए तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है डी क्रॉस एफ, ठीक है, डी क्रॉस एफ होता है। लेकिन यहाँ पे डी एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये देखिए एक परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ये तो परपेंडिकुलर आ रहा है। तो डी साइन थीटा क्रॉस एफ कर देते हैं, डी साइन थीटा क्रॉस एफ, डी साइन थीटा और एफ आ जाएगा, तो एफ डी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और एक और आएगा, ये तो हमारे पास आ गया कंपोनेंट। देखिए ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये डी क्या है बच्चों, डी ऐसे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए, ये आर वाला ऐसे है, इस क्रॉस इस, तो अंदर की तरफ आएगा, तो ये माइनस का के कैप में आ रहा है, ये भी लिख सकते हैं, माइनस का के कैप आ रहा है, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर हम इसके लिए लिखें, इसके लिए क्या होगा, फोर्स भी ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पे देखें तो फोर्स ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं बच्चों। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों को ऐसे करेंगे 0 हो जाएगा, एंगल होएगा ही नहीं। एंगल किसी चीज़ पे बताया जाता है ना, दोनों ऐसे ही हो गया तो कैसे एंगल बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो डी और एफ साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री हो जाएगा ना, 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसे है तो कोई एंगल है ना, लेकिन यही चीज़ ऐसे हो जाए एंगल ही नहीं होगा, तो वो तो बच्चों 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास एफ डी साइन थीटा माइनस का के कैप, देखिए यहाँ पे भी एफ डी साइन थीटा आया था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कंपोनेंट किसी का भी ले लें, किसी का भी, जैसे फोर्स का लें या फिर इसका लें, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर बच्चों सेम ही आता है। चलिए अगर यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन चीज़ें ऐसा ही हैं, आपको आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ पे छोड़ना नहीं है, अब समझ में नहीं रहा तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है बच्चों, आगे और भी चीज़ें हैं, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने ये तो कंपोनेंट लेना आपको बता दिया, लेकिन क्या होगा अगर हमको टॉर्क को मैक्सिमम और मिनिमम करना है। जैसे टॉर्क तो हम लोग लिख रहे हैं, टॉर्क हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर क्रॉस एफ लिख रहे हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये टाउ वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों, तब कैसे करेंगे, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और यहाँ पे टाउ का वैल्यू मिनिमम चाहिए, तब हम कैसे करेंगे चीज़ों को, सोचिए ना, सोचिए बच्चों हम कैसे करेंगे। अगर लिखा जाए यहाँ पे तो टॉर्क क्या हो जाता है फिर, आर एफ साइन ऑफ थीटा, दोनों के बीच का एंगल। मान लेते हैं कि टॉर्क लिखने के लिए आर और एफ दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट ही तो आर डिस्टेंस होता है, एफ फोर्स लगाते हैं तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो टॉर्क डिपेंड करेगा साइन ऑफ थीटा पे। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। इसका मतलब टाउ बढ़ेगा तो साइन ऑफ थीटा बढ़ेगा, मतलब साइन ऑफ थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो टाउ भी बढ़ जाएगा, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू घटा देंगे तो टाउ का वैल्यू भी घट जाएगा। ये चीज़ रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। टाउ मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम हो जाए। लेकिन ये होगा कब बच्चों, होगा कब, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, सिंपल। 90 डिग्री होता है तभी तो मैक्सिमम आता है, तभी तो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाता है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू तो 0 ही हो सकता है 0 ही हो सकता है, जो कि साइन 0 पे भी अप्लाई होगा और साइन 180 डिग्री पे भी 0 ही होता है। तो थीटा का वैल्यू या तो अगर 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, दोनों केस में साइन 0 होता है, ये मिनिमम आता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। आप ही सोचिए ना बच्चों, आप ही सोचिए, ये आपको दे दिया जाए, नट दिया हुआ है ना, और हम इस पर रिंच लगाए हुए हैं,
है ना बच्चों, ये रिंच लगाए हुए हैं और हम इस पर फोर्स कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं पहली बार में ये सेंटर है ना बच्चों, तो सेंटर से हमें डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये हमने आर डिस्टेंस ले लिया और फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं इस पर परपेंडिकुलरली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर डिस्टेंस ऐसे लिए हैं और एफ ऐसे लिए हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है बच्चों, है ना, 90 डिग्री हो रहा है। अब बार बार आप सोच रहे होंगे कि हम एंगल ही बाहर वाला क्यों ले लेते हैं, ये भी तो 90 है। बच्चों हमेशा याद रखना है वेक्टर को एंगल कैसे मेजर करते हैं। ये वेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका एरो है, इस वेक्टर को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे होगा, उनका पीछे वाला पूंछ मतलब टेल की तरफ से ही तो एंगल बताएंगे। तो ये 90 ही तो है, हम ये क्यों बताएंगे, इसका टेल मतलब ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल ये बताएंगे ना बच्चों हम। अरे समझ में, इसीलिए मैं हमेशा अपने एरो को आगे बढ़ा दीजिए और जो टेल से एंगल बनता है, टेल से टेल एंगल बनता है, वही उस वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए बच्चों, आप सोचिए कि ये फोर्स अगर ऐसे अप्लाई कर दिए, ये नट तो खुल जाएगा, है ना बच्चों। आपको समझ में आ रहा है, ये ऐसे है, ये नट है यहाँ पे, अगर फोर्स यहाँ पे ऐसे अप्लाई करें तो ये जल्दी खुल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यही फोर्स को हम ऐसे अप्लाई करें, अगर हम यही फोर्स को ऐसे अप्लाई करें तब क्या होगा हम फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हमको नट खोलना ऐसे है, तब नट तो ऐसे ही कसा हुआ है ना, तो ऐसे खोलेंगे। हम फोर्स ही ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, नट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। नट को खोलने के लिए हमको ऐसे रिंच से खोलना पड़ता है, हम ऐसे करेंगे उसमें तो कैसे खुलेगा, खुलेगा ही नहीं। अरे समझ में बच्चों। या फिर फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर रहे, खींच रहे हैं, अब हमको नट खोलना है ऐसे, अब हम इसको रिंच को ही ऐसे खींच रहे हैं नट से, तो भाई उसमें नट थोड़ी खोल रहे हैं हम लोग। तो मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए, फोर्स या तो यहाँ पे ये जो आर है, मतलब कि ये डिस्टेंस, ये आर है, ये आर और एफ के बीच का एंगल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ है, देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, ये आर वेक्टर था और ये वेक्टर था, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब एंगल होता है ना तो मिनिमम आता है ना, ये चीज़ समझिए। यही तो मैं बता रहा था कि जब आर ऐसे होता है और ये भी ऐसे, मतलब दोनों पैरेलल हो जाए, देखिए ऐसे दोनों पैरेलल हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होता है और टॉर्क भी मिनिमम आता है। तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू जो होगा मिनिमम होगा, है ना बच्चों, टाउ मिनिमम होगा। उसी तरीक़ा से जब फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, और आर ऐसे है, मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे ये आर वेक्टर ऐसे है और ये एफ वेक्टर ऐसे है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में भी क्या होगा, टाउ क्या होगा, मिनिमम होगा। टाउ क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा क्योंकि 180 डिग्री है ना, तो दोनों पे एंगल 0 होता है साइन थीटा का, तो मिनिमम ही आएगा ना बच्चों। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ये आर डिस्टेंस ऐसे है, कोई होगा ऐसे करके, हमको नट ऐसे खोलना रहता है, हम ऐसे इसमें जा रहे हैं रेंज को, क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा, टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया है और ये आर डिस्टेंस ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री होने के कारण टॉर्क जो होता है मैक्सिमम आ जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। ये चीज़ समझना है आपको, ये चीज़ समझ में आ गया तो आप समझिए बहुत सही चीज़ समझ लिए, है ना। अभी तक छोड़िए ना, ये चीज़ समझ में आ गया ना, अब आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों आगे क्या है, कपल क्या होता है, कपल ये बताता है, कपल मतलब कहीं और दिमाग नहीं ले जाना है ना। कपल सर हम भी कपल बनाए हैं बच्चों, अभी कपल नहीं खेलिए, नहीं तो कपल हो जाएगा ज़िंदगी का, है ना, कोई बात नहीं। तो कपल यहाँ पे आपका कपल की बात नहीं हो रही है, कपल फोर्स की बात हो रही है, ओके। बोलेंगे अरे यार मास्टर यहाँ भी फिजिक्स घुसा दिया, कोई बात नहीं यहाँ पे फिजिक्स आ ही रहा है बच्चों, क्या कर सकते हैं। तो कपल जो होता है वो फोर्स की बात कर रहे हैं। अब कपल बहुत सारी चीज़ होते हैं, कपल आपका ज़िंदगी का रिलेशनशिप भी है कपल यहाँ पे फोर्स पढ़ना है। कपल ये दो पेन को आपस में ला देंगे तो कपल हो गया। कपल मतलब दो चीज़ जो आपस में बहुत प्यार करते हैं, ठीक है सिंपल भाषा में बच्चों, है ना, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे कपल फोर्स आ गया। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन टाइप का समझ लेते हैं, और यहाँ पे बच्चों इस ऐसे करके हमने एक ड्रॉ कर दिया है लाइन, और हमें पता है कि यहाँ पे दो फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स कपल मतलब क्या, दोनों आपस में प्यार करते हैं, मतलब कि दो फोर्स लगेगा। कपल का मतलब दो, ठीक है, अकेला कोई कपल थोड़ी बना लेता है। तो दो फोर्स हमें दिखाना होगा। मान लेते हैं ना कि इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट पे फोर्स नीचे की तरफ लगाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट कोई है, इस पॉइंट पे फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है ना, इस पॉइंट पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, ठीक है।
ये मान लेते हैं F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है ना बच्चों। फोर्स कुछ भी हो सकता है, हम अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचिए बच्चों, अगर कोई ऐसे ये पेन है, इस पे हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस पे नीचे की तरफ, तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट घूमना चाहेगा ना। इधर हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इधर नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो बच्चों कुछ तो ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो ऊपर नीचे जाएगा, ये नीचे खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, तो पेन घूम गया। ऐसे करने से पेन घूम गया, क्योंकि फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट दिया हुआ है ना, ये ओ पॉइंट है, इसी के अबाउट घूम रहा होगा, मान लेते हैं इसी के अबाउट घूम रहा होगा। ये डिस्टेंस मुझे दे दिया है बच्चों, ये डिस्टेंस R2 और यहाँ से ये डिस्टेंस हमें R1 दे दिया। ठीक है, कपल फोर्स मतलब दोनों फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट पूछा जाए, टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा बच्चों? ये क्या है, ये ओ पॉइंट ही तो है, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा देख लेते हैं। तो F1 और ये R1 दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, एरो को बढ़ाना है, ये एरो ऐसे है, अब टेल से टेल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना बच्चों। टेल से टेल 90 डिग्री, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि sin 91 हो जाएगा, तो R1 F1 लिख सकते हैं। देखिए, और हमेशा आपको एंगल मतलब उनका डायरेक्शन भी देखना है ना बच्चों, डायरेक्शन देखना है। तो ये R है R1 और ये F1, तो राइट हैंड साइड R1 क्रॉस F1, देखिए ये R1 पे ऐसे रख दिए और F1 ऐसे कर दिए, R1 F1 गुना करेंगे तो ऊपर की तरफ, ये अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि ऊपर के मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट जो आ रहा है वो F1 R1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्लस में। ठीक है, अब देख लेते हैं ओ पॉइंट के अबाउट इसका, इस फोर्स का, जितने भी फोर्स होते हैं उसको जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं सारा का टॉर्क लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ, ये F2 ऐसा लग रहा है और ये वो पॉइंट के बाद तो ये R2 ऐसा है। ये डिस्टेंस इतना ही होता है, बस हम वेक्टर की वजह से इसको डायरेक्शन के लिए बढ़ा दे रहे हैं, है ना, समझिए। तो R2 ऐसा है, तो R2 क्रॉस F2 ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, समझिए बच्चों। ये R2 ऐसे है और ये F2 नीचे की तरफ, तो R2 क्रॉस F2 ऊपर की तरफ ये भी आ रहा है, तो प्लस का आ जाएगा F2 R2। ठीक है, एंगल 90 डिग्री था, इसीलिए हमने sin 91 होता है इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट वो पॉइंट हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, टॉर्क ऐसे निकालना होता है, मैं बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे तो हमने निकाल लिया, मान लेते हैं एक और पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये है, ये कोना वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि हमारे पास P दिया हुआ है। अब टॉर्क अबाउट पॉइंट P लिख लेते हैं, टॉर्क अबाउट P पॉइंट, है ना। P पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे लिख लेंगे बच्चों, देखिए ना यहाँ पे, देखिए ये P पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस मतलब फोर्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमें मानना ही पड़ेगा, दिया नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ये है y2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें y1 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, P पॉइंट से अब बोलेंगे वेक्टर कैसे ले, जिस पॉइंट से लिया जाता है वहीं से वेक्टर निकलता है। अब वेक्टर तो बच्चों हम यहाँ से इधर भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमें किधर लेना है, डिस्टेंस इधर लेना है, तो हम वेक्टर इस डायरेक्शन में निकालेंगे ऐसे करके, है ना, वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे करके निकालेंगे। तो P पॉइंट से निकलने वाला वेक्टर एक ऐसा रहेगा, तो ये R1 मतलब ये कितना है, ये y2 है ना, तो y2 वेक्टर ऐसे निकलेगा और F2 ऐसे है, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, y2 F2। तो टॉर्क अबाउट P पॉइंट इक्वल टू y2 F2, पॉजिटिव ही आ रहा है ऊपर की तरफ। फिर से देख लेंगे, एक चीज़ और देख लेंगे बच्चों, वो क्या है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है y1 और ये F1 ऐसे है ना, तो y1 इधर की तरफ है ना बच्चों, y1 और F1 ऊपर की तरफ, तो y1 F1 नेगेटिव आ रहा है। सोचिए बच्चों, y1 इधर है ना, y1 क्रॉस F1 नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस का y1 F1, है ना बच्चों। डायरेक्शन बिल्कुल एकदम सही तरीका से लेना होगा आपको, है ना। हमने दोनों पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क निकालना आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीख सकें, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही यूज करेंगे हम लोग आप आगे। ठीक है, ऐसा तो हमने कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लेते हैं कि फोर्स ये दोनों सेम हो जाए, ये फोर्स और ये फोर्स सेम हो जाए, तब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस भी सेम हो जाए, तब क्या करेंगे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो चीज़ समझने के लिए आपको ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ सीखिएगा, है ना। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लाएंगे इसको। ठीक है, मान लेते हैं
कि जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये एफ है, ये भी एफ है, ये आर है, ये भी आर है। आर समझो बच्चों, देखिए हम सेम कर दिए, क्योंकि सेम से एक रिलेशन आता है, वो आपको बताना है। सेम कर दिए तब क्या होगा, सोचिए सोचिए। अब हम सेम कर दिए बच्चों, चीज़ों को सेम कर दिए, मतलब कि टॉर्क अबाउट अब ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, वही चीज़ आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ प्लस आर एफ, क्योंकि इधर भी आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, इसका क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इधर करेंगे ऊपर की तरफ, इधर भी ऊपर की तरफ, ठीक है। टॉर्क अबाउट पी पॉइंट जो कि अभी आपने निकाला, कितना निकाला, कितना निकाला, y2 y2 एफ माइनस y1 एफ, ठीक है। अब अगर देखा जाए ओ पॉइंट का अबाउट टॉर्क हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, ओ पॉइंट का अबाउट टॉर्क आ रहा है 2FR, ठीक है। अब हमारे पास पी पॉइंट का अबाउट कितना आ रहा है, F इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। तो F इंटू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, y2 माइनस y1 हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे ये y2 पूरा है और ये y1 हटा दिए, तो कितना बचा, r और r 2r, समझ में आ रहा है, ये y2 है और ये y1 है, इसको हटा दिए तो इतना ही डिस्टेंस तो बचा, ये कितना है, r और r 2r, तो y2 माइनस y1 कितना है बच्चों, 2r है, ठीक है। तो मतलब 2FR। अब ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो टॉर्क अबाउट P पॉइंट 2FR, टॉर्क अबाउट O पॉइंट ये भी 2FR, मतलब दो पॉइंट के अबाउट टॉर्क ही सेम आ रहा है ना, O पॉइंट के अबाउट P पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर फोर्स सेम हो जाए और वो दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम टाइप का हो, है ना, जैसे नेट फोर्स वहाँ पे क्या हो ना बच्चों, नेट फोर्स जीरो हो, अरे समझो बच्चों, नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, एक पेज ऐड कर लेते हैं ना बच्चों, पेज को ऐड कर लेते हैं, ये पेज तो है खाली हमारे पास, एक सेकंड जरूरत पड़ेगा फिर इसका, यहाँ पे ला लेते हैं, ओके। ये देखिए मैं ये बता रहा था बच्चों यहाँ पे आपको कि हाँ, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, अगर फोर्स दोनों सेम हो जाए और नेट फोर्स सिस्टम पे लगने वाला जीरो हो जाए, क्यों नेट फोर्स जीरो हो रहा है, बस एक ये फोर्स लग रहा है, बस एक फोर्स लगा है, एक ऊपर की तरफ फोर्स, एक नीचे की तरफ। पढ़े होंगे आप लोग रेक्टिलिनियर मोशन में तो पढ़ते थे ना बच्चों, कि जो नेट फोर्स होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर सेम हो जाए तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसका मतलब हमें पता चल गया, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम is 0, then torque about any point is same। अरे समझ में मैंने क्या लिखा, सेम लिखा है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा, है ना। अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो एक्ट कर रहा है तो उसका टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट सेम ही होता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे ना यहाँ पे, है ना बच्चों, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे, इधर 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 इधर, हो सकता है बाहर से अबाउट भी ले, तो वो सब पे टॉर्क सेम ही आएगा, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो था। अगर हम ले रहे थे F1 F2, मतलब फोर्स अलग अलग है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। देखिए यहाँ पे ले रहे थे ना, यहाँ पे सोचिए ना बच्चों, नेट फोर्स जीरो नहीं था, मतलब F1 F2 अलग अलग था, तो अलग अलग में ये दोनों सेम थोड़ी आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब अगर फोर्स अलग अलग हो तो वहाँ पे सभी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो नहीं होगा, मतलब टॉर्क बराबर नहीं होगा। इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो ऑन द सिस्टम, then torque will not be same। anywhere कहीं पे उसका टॉर्क सेम नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ आपको समझना है ना, ये चीज़ आपको समझना है। फोर्स नेट जीरो हो रहा होगा तभी, अरे समझ में, और फोर्स नेट जब होता है तो इक्विलिब्रियम टाइप का कंडीशन आता है ना। इफ एफ नेट जीरो हो तो
इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम टाइम कंडीशन आता है, आपने तो देखा ही होगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो चलिए इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं आगे। यही है ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम, मतलब कि ट्रांसलेटरी जो लिनियरली चलता है मतलब प्लेन में, और रोटेटरी मतलब जो घूमता है, उसमें इक्विलिब्रियम की बात करा जा रहा है, ठीक है। हमारे पास बच्चों एक रॉड है, रॉड से देखते हैं उस पर कैसे इक्विलिब्रियम वैलिड होता है, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों, मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं ये रॉड है, एक सेकंड, ठीक है, ये रॉड है हमारे पास। तो ये रॉड के लिए देख लेते हैं हम लोग, 4 केसेस बनता है यहाँ पे। ये देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। ये मान लेते हैं रॉड हमें दिया हुआ है, और रॉड पे क्या होना है ना, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगने की वजह से हो सकता है ये घूमे तो टॉर्क आ जाए, है ना। फोर्स लग रहा है तो हो सकता है, और नहीं घूमे तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आ जाए, है ना। चीज़ें ऐसे होता है। इस केस में मान लेते हैं कि फोर्सेज सेम लग रहा हो बच्चों, फोर्सेज सेम लग रहा हो। मान लेते हैं इस पर लगने वाला फोर्स एक इधर है, एक शुरू में ऐसे करते हैं, इस पर लगने वाला फोर्स ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। इस पर लगने वाला फोर्स थोड़ा ऊपर चला गया और ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। फिर से वही बात, लगने वाला फोर्स ऐसे है, ये भी ऐसे है, लगने वाला फोर्स ऊपर है, लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है ना बच्चों। ये फोर्स F1 लग रहा है, ये फोर्स F2 लग रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि फोर्सेज यहाँ पे सेम है। अगर फोर्स दोनों सेम लग रहा हो बच्चों, तो ये मान लेते इधर से भी हम 5 न्यूटन लगा रहे हैं, ये पेन है, पेन पे इधर से 5 न्यूटन, पेन पे इधर से 5 न्यूटन, तो ये पेन कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, है ना। इधर से मैं जितना लग रहा हूँ उधर से उतना ही लग रहा है, तो पेन कहीं जाएगा ही नहीं, है ना। जैसे ये दीवार है बच्चों, दीवार है तो दीवार को मैं ऐसे करके धक्का दे दूँ, ऐसे धक्का दे रहा हूँ, तो मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उधर से उतना ही लग रहा है, इसका मतलब ये कहीं नहीं जा रहा है ना। ऐसे समझ सकते हैं। वही यहाँ है, तो ये कहीं जाएगा ही नहीं, मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आ गया। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स लगने वाला यहाँ पे एफ नेट क्या है ना, वो जीरो है बच्चों। एफ नेट ही जीरो हो गया तो टाउ काम ही नहीं करेगा, टाउ नेट भी तो जीरो हो जाएगा, मतलब टॉर्क लगने वाला भी जीरो हो गया। टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्स, ये कोई पॉइंट है तो फोर्स लगने वाला इधर कितना है, इस नेट सिस्टम पे इधर ये फोर्स राइट में, इधर लेफ्ट में, तो फिर से किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है, इधर कुछ लग रहा है नेट फोर्स, इधर भी फोर्स उतना ही लग रहा है। ये समझिए बच्चों, इधर फोर्स 5 न्यूटन, इधर भी फोर्स 5 न्यूटन, तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट ऐसे तो चल जाए, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट ऐसे तो चल जाए, लेकिन ये फोर्स नेट होगा ना, जो ट्रांसलेटरी होगा वो जीरो होगा। ट्रांसलेटरी में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर इस पॉइंट से ऊपर जितने लगने वाला फोर्स है, नीचे जितने लगने वाला फोर्स है, उस सबको हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो फोर्स एफ है, इधर भी फोर्स एफ है, राइट में जितना फोर्स लेफ्ट में उतना फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एफ नेट फिर से जीरो है, लेकिन यहाँ पे टाउ नेट जीरो नहीं है, डायरेक्शन भी तो देखना होता है। अरे समझ में, टाउ नेट जीरो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाउ नेट इसलिए जीरो नहीं है क्योंकि फोर्स ये दोनों लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट से कुछ और डिस्टेंस ऊपर है, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस नीचे है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना बच्चों, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, क्योंकि फोर्स यहाँ से कुछ डिस्टेंस डी पे लग रहा है। तो आर क्रॉस एफ करेंगे ना, और यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की तरफ आर क्रॉस एफ करेंगे ना, तो बच्चों कुछ ना कुछ तो एंगल, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। इस केस में जीरो इसलिए आ रहा था क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस ऊपर नीचे है ही नहीं, इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस है, डिस्टेंस कुछ है ना, तो डिस्टेंस कुछ होने के कारण, मान लेते हैं आर डिस्टेंस नीचे है, आर डिस्टेंस ऊपर है, तो कुछ डिस्टेंस होने के कारण, डिस्टेंस भी अच्छे से बना लेते हैं, ये कुछ डिस्टेंस होने के कारण बच्चों उसमें टॉर्क आ गया है ना, लेकिन नेट फोर्स जीरो रहेगा, है ना, नेट फोर्स जीरो रहेगा। अब यहाँ पे ओ पॉइंट था, तो ओ पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे कहीं है ही नहीं, है ना, इसीलिए वहाँ पे दोनों जीरो आ गया। याद रखना, अब ऐसा नहीं कि फोर्स जीरो देख लिए तो टाउ भी जीरो कर दिए, नहीं करना है, पहले देखना है कि कुछ डिस्टेंस ऊपर है कि नहीं, है ना। अरे समझ में, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे एक और देख लेते हैं, F1 F2 अलग अलग फोर्स लग रहा है, लेकिन इनका पॉइंट सेम है। देखिए पॉइंट सेम है,
पॉइंट वही है। तो F1 F2 अलग अलग फोर्स है बच्चों। मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन का है और ये 10 न्यूटन का है, तो फोर्स तो अलग अलग है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं। तो अलग मैग्नीट्यूड के हैं, इधर 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट किधर ऐसे चलने लगेगा, इधर की तरफ चलने लगेगा। जिधर ज़्यादा फोर्स है उधर चलने लगेगा ना बच्चों। हम इधर से 5 ही न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलने लगेगा। ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो इधर से चलने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब चल रहा है तो क्या है, एफ नेट यहाँ पे 0 नहीं है बच्चों, है ना। कुछ चल रहा है तो फोर्स कुछ तो लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो फोर्स भले ही अलग अलग है, फोर्स भले ही अलग अलग है, लेकिन इस जिस पॉइंट पे लग रहा है दोनों पॉइंट सेम ही है। पॉइंट सेम है तो कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क भी 0 है बच्चों। टॉर्क फिर 0 हो गया, क्योंकि कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना। आर के लिए, आर क्रॉस एफ करने के लिए आर्क तो कुछ होना चाहिए। आर ही 0 है तो फिर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट ओ के अबाउट। देखा जाए तो फोर्स लग रहा है F1 F2 कुछ लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो मतलब एफ नेट तो 0 नहीं है बच्चों, क्योंकि अलग अलग फोर्स है। टॉर्क देखें तो टॉर्क तो जनरेट होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, और F1 F2 भी अलग अलग है तो टॉर्क तो बच्चों आएगा ही। तो टाउ नेट भी 0 नहीं है, कुछ है लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन 0 नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों इक्विलिब्रियम हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि एफ नेट 0 है। जहाँ पे एफ नेट 0 आ जाता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे फोर्स 0 है, मतलब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है ना। मैं लिख दूँ क्या बच्चों कि आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है तो एफ नेट 0 होता है ना। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है ना, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हो गया। और एफ नेट 0 और टाउ नेट 0 होता है तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम होता है। ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम होता है। ये है, बस ऐसे ही समझना है हमें, ठीक है, काफ़ी आसान है। ओके, तो आगे चलते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। कर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस का मतलब क्या, आपका जो दरवाजा है, आपके घर का दरवाजा होगा, ये किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता रहता होगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली फिक्स्ड है, ये जो उंगली मेरा कानी उंगली है, ये छोटा वाला उंगली, इसके अबाउट फिक्स्ड है, देख रहे हैं, वो कांस्टेंट है, ये चीज़ इधर वाली घूम रही है ना। तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है तब क्या चीज़ें होती है, देखिए, है ना बच्चों। आपके घर ऐसे कुछ दरवाजा होगा ना, ऐसे करके ये दरवाजा इस एक्सिस के अबाउट हमेशा घूमता रहता होगा, यहाँ पे रहता है ऐसे करके। इस एक्सिस के अबाउट हम लोग घुमाते रहते हैं, है ना बच्चों, है ना, ऐसे करके घुमाते रहते हैं। एक फिक्स एक्सिस होता है। उसी तरीके से मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे दे दिया है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हिंज कर दिए, ठोक दिए। आपने देखा है मटका उटका कैसे बनता है, एक ऐसे करके रहता है, इसी एक्सिस के अबाउट हम लोग घुमाते रहते हैं। मटका वगैरह बनता है, मिट्टी का ग्लास, मिट्टी का दिया, है ना, ये सब बनता है तो मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी से क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट उस पर चक्का होता है, चक्का को गोल गोल घुमाते हैं और उसी से हम लोग शेप बनाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे ये हिंज हो गया, मान लेते हैं ये हिंज हो गया, इसको हिंज भी बोला जाता है ना बच्चों, हिंज भी बोला जाता है, या फिर फिक्स्ड एक्सिस, है ना, ठीक है। अगर फिक्स्ड एक्सिस से घुमा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टाउ क्या होगा ना, आर क्रॉस एफ ही होगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक रिलेशन ध्यान में देना होता है कि कहीं पे कहीं ना, जैसे यहाँ पे जैसे घूमता है ना, तो अब आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग जब चीज़ घूमता रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बच्चों, है ना। इसका मास m हो, यहाँ से डिस्टेंस r हो, तो इस मास के लिए क्या हो जाएगा, ये मास ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों, mr², है ना, ऐसे घूमता था। तो यही चीज़ का यहाँ पे भी यूज करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे बच्चों हमें थीटा का वैल्यू, इन दोनों के बीच के एंगल थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है ना, 90 डिग्री। तो क्या होगा फिर टाउ का वैल्यू जो आ जाएगा RF आ जाएगा, और साइन ऑफ 90 डिग्री, तो ये RF ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे RF का मतलब क्या है, R परपेंडिकुलर है F का, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो टाउ जो आ रहा है वो R ऑफ F आ रहा है, और मैं यहाँ पे F इक्वल टू MA लिख सकता हूँ, MA R, और हमें पता है ए जो होता है, ए लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू A इक्वल टू R अल्फा होता है, R ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो हमें पता ही है। तो M इंटू ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R अल्फा R,
तो यहाँ से एम आर स्क्वायर आ गया इंटू अल्फा आ गया टाउ का वैल्यू। तो टाउ यहाँ से एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आई अल्फा आ गया। तो टाउ जो होता है वो आई ऑफ अल्फा भी होता है बच्चों। किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर कोई चीज़ घूम रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ से डिस्टेंस एम पे है, तो हम डायरेक्टली अगर मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया और ये डिस्टेंस तो पता ही होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, मास एम है, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया और मुझे पता है कि इस कितना एक्सेलरेशन से घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम डायरेक्टली टाउ का यूज करके मतलब डायरेक्टली हम टॉर्क बता सकते हैं, हमें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये दोनों सेम ही हो जाता है। आ रहा है समझ लो बच्चों, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। आई अल्फा भी होता है कहीं कहीं पे, अगर यूज करना हो तो हम आई अल्फा भी यूज करेंगे। कहीं कहीं डायरेक्ट दे देता है ना, तो उसको हम चेंज क्यों करें, उसको हम ये सबसे चीज़ बदलेंगे फिर आर अप्लाएंगे, नहीं वैसे नहीं करना है, डायरेक्ट आई अल्फा का यूज कर लेना है। देखेंगे आगे सवाल कैसे होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से कहीं कहीं पे चीज़ें चेंज होती रहती है, जैसे यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम को बदल देंगे, वैसा चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। आगे चीज़ और चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं कुछ सवाल बच्चों, कुछ सवाल देख लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम इन द फिगर, फोर्स दिया हुआ है 8 न्यूटन का पैरेलल टू द गिवन फोर्स थ्रू आर। अच्छा, ये आर पॉइंट के अबाउट बताना है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है कि 8 न्यूटन है, तो बच्चों सही तो बोल रहा है सही तो बोल रहा है। ये पूरा इस पॉइंट, ये पूरा ये चीज़ है, यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन के अबाउट नेट फोर्स कितना है, नीचे भी 5 न्यूटन, नीचे भी 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन नीचे और 5 न्यूटन नीचे, दोनों नीचे की तरफ जोड़ेंगे तो 8 न्यूटन लगेगा, 8 न्यूटन लग जाएगा आर पॉइंट के अबाउट, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, टू द गिवन फोर्स थ्रू आर, पैरेलल। अच्छा बोल रहा है बच्चों, देख रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। पी पॉइंट पे तो लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन है, क्यू पॉइंट पे लगने वाला फोर्स 3 न्यूटन है, तो नेट फोर्स जो आ रहा है ना इस बॉडी पे लग रहा है, ये पूरा रॉड है ना, रॉड पे नेट फोर्स नीचे की तरफ इसको कितना फील होगा, 8 न्यूटन का। अगर इस बॉडी को हमें रोके रहना है, बॉडी को रोक के रखना है, तो ऊपर की तरफ हमें आर पॉइंट के अबाउट बोल रहा है कि उसके अबाउट भी फोर्स कुछ लगाना होगा, उसके बाद भी कुछ फोर्स लगाना होगा। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगाएंगे बच्चों, ऊपर की तरफ 8 न्यूटन का लगाएंगे, तभी तो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा। अरे समझ में। तो वैल्यू ऑफ पी आर बोल रहा है, पी आर का वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, बता देते हैं, सिंपल है यार। देखिए टॉर्क लिख लेते हैं आर पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट आर पॉइंट के अबाउट देख सकते हैं आप लोग बच्चों, यहाँ पे पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट पे फोर्स नीचे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, और आर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इसका, ऐसे करके पी आर है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट आर पॉइंट जो आ रहा है पी आर गुने 5 न्यूटन, क्योंकि 90 डिग्री है, और ये इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पी आर क्रॉस 5 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीका से बच्चों इसका भी लिखते हैं 3 न्यूटन नीचे की तरफ, 3 न्यूटन नीचे की तरफ, और यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इसका, आर क्यू है। तो ये इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, तो आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ, तो निगेटिव ऑफ आर क्यू इंटू 3 न्यूटन, सॉरी 3 न्यूटन। तो टॉर्क अबाउट आर पॉइंट हमने निकाल लिया, टॉर्क अबाउट हमने आर पॉइंट निकाल लिया बच्चों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, टॉर्क निकाल लिया, तो टॉर्क यहाँ पे नेट जीरो है ना बच्चों, ये घूम ही नहीं रहा है, क्यों नहीं घूम रहा है, टॉर्क लग रहा है फिर भी घूम नहीं रहा है, क्योंकि नीचे लगने वाला फोर्स जो ये खींच रहा होगा नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ इसको बैलेंस कर ले रहा होगा, 8 न्यूटन ऊपर की तरफ इसको बैलेंस कर रहा है आर पॉइंट के अबाउट, ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में आर पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ। तो टॉर्क नेट जीरो है, क्योंकि घूमने के लिए बच्चों क्या चाहिए, घूमने के लिए क्या चाहिए, ये पॉइंट इस पर हिंज होना चाहिए था, और ये ऐसे करके घूमता, और ये दोनों नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है, तो घूमेगा कैसे, सोचिए ना आप ही बच्चों, ये घूमेगा कैसे। घूमने के लिए तो बच्चों एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए, लेकिन दोनों फोर्स नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो कैसे घूमेगा, घूमेगा ही नहीं, घूमेगा नहीं तो टॉर्क आएगा नहीं, मतलब कि टॉर्क जीरो कर लेते हैं, टॉर्क अबाउट आर पॉइंट जीरो कर लेते हैं। तो 5 इंटू पी आर माइनस 3 इंटू आर क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे आ रहा है वैल्यू, पी आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आर क्यू डिवाइडेड बाई 5,
यही तो है, सी ऑप्शन। देख रहे हैं, आसान है बच्चों, आसान है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं आगे। ओके, तो बोल रहा है कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ओ बी। अच्छा, पहले ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा बच्चों? देखिए, ये पॉइंट ये है और फोर्स किधर है? अच्छा, ये फोर्स इधर है, तो फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है और ये पॉइंट ए है, तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट के कितना होगा? फोर्स का दूरी ए पॉइंट से, तो फोर्स का दूरी ए पॉइंट से कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? ये इसको मिलाएंगे ना, क्योंकि ये जो आर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये अल्फा दूरी है। ठीक है, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा तो एंगल टाइप लगेगा, ये नहीं मान लेते हैं ना बच्चों कि एक्स दूरी है। ठीक है, तो एक्स क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर, तो एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 0i कैप प्लस 5j कैप। मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? और ये टोटल का क्रॉस कर देंगे एफ वेक्टर के साथ, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3i कैप और ये 0 हो जाएगा। 3i कैप क्रॉस एफ वेक्टर कितना है? 10i कैप। तो आई कैप के एंगल के बीच का दूरी 0 हो गया, तो ये नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 हो गया ये पॉइंट के अबाउट। और ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इसके बीच का दूरी जो है आर डिस्टेंस, मतलब एक्स डिस्टेंस, और लगने वाला फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, क्योंकि ये भी इसका भी डायरेक्शन ऐसे, इसका भी डायरेक्शन ऐसे, एंगल 0 हुए ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ऐसे भी 0 डायरेक्ट लिख सकते थे, मैं बस ऐसे समझा रहा था। अब आ जाता है ओ पॉइंट के अबाउट। ओ पॉइंट के अबाउट ये है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उससे हम मिला देते हैं। ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चों? आर वेक्टर कितना आएगा? 3i कैप प्लस 5j कैप, माइनस करेंगे, ये तो 0,0 ही होता है ना, तो ये तो इतना ही आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट वो पॉइंट जो होगा 3i कैप प्लस 5j कैप क्रॉस वेक्टर विथ एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कितना है? 10i कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बच्चों? i j k, आई में कितना? 3 5, के में 0 है, इसका देख लेते 10 0 0, कितना आ जाएगा? 0 0। कैसे करते हैं आपको पता है ना बच्चों? इस ऐसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये गुने ये माइनस करते हैं, 5 गुने 0 माइनस 0 गुने 0, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अबाउट भी 0 हो जाएगा, तो के वेक्टर के अबाउट आएगा, के वेक्टर के कितना आएगा? माइनस का 50 के कैप आएगा। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट जो होता है वो माइनस का 50 के कैप आ गया। उसी तरीक़ा से मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि बी पॉइंट के अबाउट कितना होगा। बी पॉइंट ये है, देख लेते हैं, ये तो ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि वाई वेक्टर है, तो वाई वेक्टर कितना होगा? 3i कैप प्लस 5j कैप, माइनस कर देंगे 3i कैप प्लस 0j कैप, कितना आ जाएगा वाई वेक्टर? ये प्लस का 5j कैप ही आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट बी पॉइंट कितना हो जाएगा? आर क्रॉस एफ, तो 5j कैप। आप डायरेक्ट फिगर से भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं आपको, कहीं पे दिक्कत नहीं हो। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर 10i कैप, ठीक है ना, एक जे कैप एक आई कैप में आ गया। तो अब हमें यहाँ पे भी वैसा ही ऐसा ही करना होगा। देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, इसमें आई में कितना? आई में 0 है, जे में 5 है, और इधर 0 है, इधर कितना है? 10 है, इधर 0 है, इधर 0 है, कितना होगा बच्चों? ये इसको 0 ही हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0 माइनस, तो माइनस का 50 के कैप आ रहा है। तो ये आ रहा है बच्चों टॉर्क अबाउट बी पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका माइनस का 50 के कैप। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, ऐसे करना होता है, सीख लीजिएगा तो आपसे। इस सवाल में बच्चों हमें बोला जा रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास एम रिलीज फ्रॉम अ वर्टिकल प्लेन। अच्छा, कोई वर्टिकल प्लेन है, वहाँ से हमने क्या किया है ना, एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया है फ्रॉम पॉइंट पी, एक्स इक्वल टू एक्स नेट ऑन द वाई एक्स एक्सिस। अच्छा, कुछ एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, और ये कोई पॉइंट पी है, और यहाँ एक्स इक्वल टू 0 से इसका दूरी एक्स नोट है, एक्स इक्वल टू एक्स नोट है। ठीक है, और यहाँ से मैंने किसी पार्टिकल को रिलीज़ कर दिया है, यहाँ से छोड़ दिया है, ऐसा करके आ रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा वर्टिकली अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से किसी पॉइंट पे ये आ रहा होगा, गिर तो रहा ही होगा, तो नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि नीचे जी लग रहा है, तो फोर्स नीचे mg लग रहा होगा इस पर।
और इस पॉइंट से ओ पॉइंट से मतलब 0,0 ऑरिजिन से बोल रहा है इसका टॉर्क कितना होगा। बच्चों आसान है यार, देखिए इस पॉइंट से बताना है ना, तो कितना हो जाएगा, मान लेते ये आर वेक्टर है कुछ, ये मान लेते थीटा है कुछ, और ये यहाँ से तो ये दूरी कितना है बच्चों, x0 ही है। तो आर का कॉस थीटा, देखिए ये आर वेक्टर है तो आर का कॉस थीटा, आर का साइन थीटा बदल देते हैं, ये एंगल थीटा है, आर कॉस थीटा ये हो जाएगा, या आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर मैंने जो डिस्टेंस का कंपोनेंट ले लिया, दो कंपोनेंट, और लगने वाला फोर्स ऐसे है, देखिए फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस ये है, तो ये तो पैरेलल हो गया, ये डिस्टेंस और ये फोर्स तो पैरेलल हो गया, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। तो इस कंपोनेंट की वजह से, इस डिस्टेंस का कंपोनेंट की वजह से टॉर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वाली जो आया ना आर साइन थीटा, इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। हमने इसका कंपोनेंट ले लिया ना, कंपोनेंट ले लिया, लेकिन क्योंकि हमें आर एग्जैक्टली नहीं पता है तो हम कंपोनेंट ले लेंगे। तो अब हमें बस इसके वजह से देखना है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ माइनस का के कैप में आएगा, ठीक है। तो बस इसके वजह से देखना है, ठीक है। तो ये दूरी तो हमें पता ही है, x0 है हमें तो आर कॉस थीटा का वैल्यू ही पता है, ये तो x0 ही है। तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इक्वल टू टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट x0 mg, वो भी माइनस का के कैप में है ना, आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ, तो टाउ अबाउट ओ पॉइंट हमारे पास आ गया x0 mg माइनस का x0 mg के कैप, ठीक है। यही आंसर हो गया बच्चों, इसके अबाउट से तो आएगा ही नहीं बस इसके अबाउट से आएगा, क्योंकि ये पैरेलल हो गया, ठीक है। आसान है बच्चों, करेंगे तो आसान लगेगा, ठीक है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।